गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों। हमारा फर्स्ट चैप्टर 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन कंप्लीट हो गया है। आज हमारे द्वारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो पीछे दिए हुए हैं आपके पार्ट के, इनको कंप्लीट किया जाएगा जिससे हम आगे के चैप्टर पर जा सकें। जिन बच्चों के पास बुक्स है तुरंत अपनी किताबें खोल लें, नहीं तो यहाँ पर मेरे द्वारा ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है इसका PDF भी भेज दिया जाएगा, इससे अपने क्वेश्चन आंसर उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन यही दे रखा है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। नीचे उल्लेखित बातें सही हैं या गलत, राइट या रॉन्ग का निशान आपको लगाना है। पहले नंबर पर दे रखा है सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। ये बात बेटा नहीं मिलते हैं, ये बात गलत है। अभिलेख तो मिलते हैं 700 के बाद के काल के दौरान, तो ये बात गलत है। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पर दे रखा है, इस काल के दौरान मराठों ने, सॉरी बेटा पहले वाले के अंदर सही आएगा, 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, ये बात सही है। इस काल के दौरान, सेकंड वाला पढ़ रही हूँ मैं, मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की थी। यहाँ पर आपके ये बात सही है क्योंकि मराठा शक्ति का जो उद्भव हुआ था वो इसी काल के दौरान हुआ था। कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़कर बाहर भी कर दिए जाते थे, ये बात भी बिल्कुल सही है, हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था। फिर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था, ये बात गलत है बेटा, बलबन इन क्षेत्रों का शासक ही था। फिर रिक्त स्थानों को भरें, अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बेटा, दस्तावेज या पांडुलिपियाँ को अभिलेखागारों में रखा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर रिक्त स्थान दे रखा है, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। 14वीं सदी के अंतर्गत जियाउद्दीन बर्नी का भी नाम आता है और अमीर खुसरो का भी नाम लिया जाता है। नेक्स्ट है ग नंबर पे डैश 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 और डैश। इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। ये आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी यहाँ इसके अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा अपने, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दीजिए। इस काल से मतलब 700 से 1750 ईस्वी के काल के दौरान जो भी प्रौद्योगिकीय परिवर्तन दिखाई देता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये आपके द्वारा पढ़ा भी गया था। पेज नंबर आपके मैं बता देती हूँ, वैसे आंसर लिखा हुआ है। 700 से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों के अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ था, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके दौरान इसके अंतर्गत दे रखा है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दीजिए। 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए थे। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर थी। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बड़ा था जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी में इस्लाम और 16वीं सदी में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके इसके अंतर्गत दे रखा है, पाठ के अंतर्गत, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? ये टॉपिक भी हमारे द्वारा पढ़ लिया गया था जब हमने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्र और पंजाब हरियाणा से ही था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए ही प्रयोग किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में
बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ तक के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा भी प्रयोग किया गया था। शब्द हिंद के ही कुछ समान लगता है। हिंदुस्तान शब्द जो है हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जाने लगा था। जातियों के सामने कैसे नियंत्रित किए जाते थे? जातियों के मामले जो होते थे बेटा, इसको नियंत्रित करने के लिए जातियाँ अपनी पंचायतें बनाती थी, बड़े बुजुर्गों की सभा बनवाकर उनके माध्यम से अपने मामलों को सुलझाती थी या सुलझाती थी। यहाँ पर पढ़ते हैं अपन, जातियाँ स्वयं अपने नियमों को बनाती थी जिससे कि वे अपने जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। बीच में फुल स्टॉप दिखाई दे रहा है, ये फुल स्टॉप नहीं आएगा बेटा, लगातार वर्ड है। जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास गाँव के लिए नियमों का पालन भी करना पड़ता था। फिर है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से होता है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हुआ होता है, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। नेक्स्ट है, आइए विचार कीजिए। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं आती हैं। पहले नंबर पर हम कहें पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में ही दिक्कत आने लगती है। दूसरे नंबर पे लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। तीसरे नंबर पे मूल पांडुलिपि की कई नई प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गईं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और चौथे नंबर पे इसके अंतर्गत क्या आती है? इतिहासकारों को बाद के लिपिकों के द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ा था। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं और क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताओं को तय करते हैं। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा गया है। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करेंगे। यहाँ बेटा आइए करके देखें, करके भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मैंने आपको भेज दिए हैं। ये आप रीडिंग तो कर लेना, क्या पता इससे आपके रिवाइज ही होगा चैप्टर और कुछ आप में क्षमताएँ उत्पन्न होंगी कि आप कंपैरिजन कर सकेंगे या तुलनात्मक अध्ययन इस चैप्टर का कर सकेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके, उसके काम कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दें अपने व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू बेटा।